जो पढ़ने जा रहे हो, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका सपोर्टिंग सेल क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ये सब देख लिया आपने। अब आप जानने जा रहे हो कि जो अपन इंपल्स की बात कर रहे थे, किसी सिग्नल की बात कर रहे थे, किसी सेंसरी ऑर्गन में जो हमारे न्यूरॉन्स अटैच्ड हैं वो कैसे सेंस करते हैं, कैसे कोई इंपल्स जनरेट होता है, क्या होता है, जनरेट होता है। मतलब कोई आप स्टिमुलस रिसीव कर रहे हो तो उसके लिए कोई इंपल्स जनरेट होगा, पहले सबसे पहली बात। वो इंपल्स फिर क्या होगा, एक्सॉन के थ्रू कंडक्ट होगा, वो कंडक्शन होगा और एक न्यूरॉन के बाद दूसरे में सेम वही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो अब अपन पहले हम इंपल्स जनरेशन समझेंगे। पहला स्टेप है इस नर्वस टिश्यू में, जो इस नर्वस टिश्यू का फंक्शन है। तो आप इस हेडिंग को देखो, क्या है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। पहले हमें जनरेशन समझना है, फिर उसका कंडक्शन समझना है कि वो कैसे आगे बढ़ता है। अगर जनरेशन समझ आ गया तो कंडक्शन में कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ आपको बातें समझनी होंगी। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग द एक्सॉन, मेनली जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन की जब भी बात आएगी तो आपको दिमाग में ये रखना है कि मेनली इंपल्स का कंडक्शन एक्सॉन के थ्रू होता है, क्योंकि साइटोन एक बहुत छोटा हिस्सा बनाता है नर्व सेल का, और ज्यादातर उसका जो लेंथ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पोर्शन बनाता है एक्सॉन। तो कंडक्शन की बात का मतलब क्या हुआ कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, और मैक्सिमम लेंथ कौन बना रहा है, एक्सॉन। तो हम एक्सॉन के रिस्पेक्ट में ही समझते हैं। न्यूरॉन हमारा एक्साइटेबल सेल है क्योंकि इनका मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है। पहला वर्ड तो यही। पोल आप समझते होंगे, बहुत बार आपने पोल पढ़ा होगा, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, फिजिक्स में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो पोल का मतलब होता है कि दो अपोजिट चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव एक तरफ है तो दूसरी तरफ नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, कौन सा, न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसे अपन बात करें स्पेशली एक्सोलेमा, या हम अभी नर्व सेल का मेम्ब्रेन की बात करें, वो पोलराइज्ड होता है। कैसा होता है, पोलराइज्ड होता है। मतलब जो ये मेम्ब्रेन इनकी है, इनके एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये पोलराइज्ड कंडीशन ऑफ द मेम्ब्रेन कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। देखो, डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन पोलराइज्ड। अब आपके दिमाग में यही चलेगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, पोलराइज्ड क्यों है, कोई रीजन होगा। ठीक है, अब उसके लिए आपको इनके मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे थोड़ा आना पड़ेगा। न्यूरॉन इटसेल्फ इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इनसाइड न्यूरॉन, देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। न्यूरॉन का जो बाहर का सॉल्यूशन है इधर, अब आपको ना एक और इमेजिनेशन पिक्चर थोड़ा दिमाग में बनाना होगा, जहां पे, हाँ, यहाँ पे स्पेस है। आप देखो इधर, जब भी हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, अब आपको स्ट्रक्चर पता है इनका। अब मेनली साइटोन को आपको दिमाग में नहीं रखना है, एक्सॉन को रखना है। ऐसे अपन ने बात पढ़ी हुई है। तो एक्सॉन की एक मेम्ब्रेन तो ये हो गई, ये एक्चुअली पूरा सिलेंडर है तो मेम्ब्रेन एक ही है। तो एक सरफेस तो इसका बाहर वाला है, एक सरफेस कैसा है, किसी सराउंडिंग को फेस कर रहा होगा। एक सरफेस होगा जो इसके, जो यहां पे अपन ने बात करा था, किसको, एक्सोप्लाज्म को, उसको फेस कर रहा होगा। यही बात आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा। तो मैं जब भी बोलूंगा कि आउटसाइड, तो मतलब वो आपको समझ लेना है कि उसका सराउंडिंग का सरफेस की बात चल रही है। इनसाइड की जब भी बात चलेगी तो मतलब आपको क्या समझना है, वो क्या है, एक्सोप्लाज्म वाली बात चल रही है। बोलो, इतनी बात याद रहेगी भाई। एक कोई ट्यूब है, ट्यूब की जो वॉल होगी वो एक सरफेस तो उसका बाहर को फेस करेगा, एक सरफेस होगा वो अंदर को फेस करेगा। तो न्यूरॉन की जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो भी ऐसे ही कुछ है। क्योंकि हम ये 3 डायमेंशन में नहीं बना सकते तो इसको हम एक लाइन से ड्रॉ करके सीखते हैं, समझते हैं, और वो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के साथ 3 डायमेंशन में बनाना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल है। तो यहां पे देखो, पहला स्टेटमेंट यही है, न्यूरॉन इटसेल्फ इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। बाहर के तरफ इनका सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है,
ये देखो आपको सोडियम आयन यहाँ पे दिखाया गया है, ये बहुत सारे सोडियम आयन दिख रहे हैं, बाहर आपको पोटेशियम आयन भी दिख रहा है, लेकिन इनका नंबर आपको कम दिखाया गया, ठीक है। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक सॉल्वेंट में नंबर ऑफ उनका आयंस का नंबर कितना है, तो इधर सोडियम का नंबर ज्यादा है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, और पोटेशियम का कम है तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम है, कम माना जाएगा। और जबकि इसके अंदर वाले सरफेस पर इधर इनसाइड, देखो यहाँ पे आउटसाइड लिखा है, इधर इनसाइड लिखा है, इधर जस्ट इसका उल्टा होता है, इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट। इधर पोटेशियम आयन का नंबर ज्यादा होता है और सोडियम आयन का नंबर कम होता है। दोनों है पॉजिटिव आयन्स, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव आयन्स। अब आप कहोगे कि इससे क्या फायदा, नेट चार्ज तो बराबर ही होएगा, नहीं, मेनली यही दो आयन्स ही हैं जो इनको, इनकी मेम्ब्रेन को पोलराइज कराते हैं। अभी क्या करते हैं वो देखो, इनके बाहर वाले सरफेस पर देखो क्या है, ऐसा क्यों होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरल मेम्ब्रेन एंड दीज चैनल्स आर सेलेक्टिव परमेएबल टू डिफरेंट आयंस। अब आपके दिमाग में ये बात प्रिंट होनी चाहिए, इनके मेम्ब्रेन में अलग अलग आयन चैनल्स होते हैं, ये प्रोटीन से बना हुआ आयन चैनल है, जो इन प्रोटीन, ये चैनल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, किसी पर्टिकुलर आयन को ही परमिट करता है, मींस क्रॉस करने दे सकता है, और क्रॉस मींस उसको, उसके थ्रू वो जा सकता है, कोई और दूसरा आयन नहीं। इस स्पेसिफिसिटी की वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर कम, इधर पोटेशियम का ज्यादा, इधर पोटेशियम का अब बाहर कम। अब आगे देखो, जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पर होती है, मतलब कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, जैसे अभी अपने आप किसी भी बॉडी का पार्ट्स देख लो, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, तो आपको कोई मैसेज ब्रेन तक नहीं जा रहा, जैसे आप टच करोगे आपको फील हो रहा है कि वो इंपल्स जा रहा है, इंपल्स अब जा रहा है, जितनी बार आप टच कर रहे हो उतनी बार इस रेस्टिंग स्टेज में जो हमारा मेम्ब्रेन है उसमें चेंज होता है। पहले आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन में समझो क्या होता है, जब हमारा न्यूरॉन किसी इंपल्स का कंडक्शन नहीं कर रहा है तो उसको हम रेस्टिंग स्टेट बोलेंगे। एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेएबल टू पोटेशियम आयन, और यही बात जिसको याद रहेगी वही आपको बात समझ आ जाएगी, नहीं तो नहीं समझ आएगी। जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमेएबल है एंड लगभग सोडियम आयन के लिए इम्परमेएबल है। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm। ये जो यहां पे एक्सोप्लाज्म है, इसमें क्योंकि साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ सॉल्यूशन, एक मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं उनको ये कभी बाहर नहीं जाने देता, इनके लिए ये इम्परमेएबल है। एक्सोप्लाज्म से मतलब बाहर से अंदर से बाहर की तरफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन नहीं जा सकता, उसके लिए लगभग इम्परमेएबल है। और दूसरी बात, पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमेएबल है, मतलब पोटेशियम आयन बाहर से अंदर ज्यादा आ सकता है और सोडियम आयन बाहर से अंदर कम आ सकता है एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन, ठीक है। इसी वजह से consequently the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium ion। इस वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का वो तो बाहर जाएगा ही नहीं, वो यही रहेगा, एंड बहुत कम होगा सोडियम आयन का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ इनसाइड द मेम्ब्रेन, या बोले तो एक्सोप्लाज्म में। इसी का जस्ट अपोजिट आउटसाइड का जो कंडीशन होगा उसमें क्या होगा, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, और उधर कोई नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ही नहीं, बाहर तो नहीं है क्योंकि ये अंदर से बाहर जाने ही नहीं दिया। तो अब नेट जो चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव आयन्स हैं, इधर भी कहोगे कि आप पोटेशियम आयन पॉजिटिव आयन है, लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्ज की प्रोटीन्स भी हैं, यहां नहीं है, इधर बाहर की तरफ नहीं है। तो इस मेम्ब्रेन के
अक्रॉस आउटसाइड जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, नेट जो चार्ज होगा, नेट टोटल कैंसिल करने के बाद, मींस दोनों का हम बाहर और अंदर का पॉजिटिव चार्ज कैंसिल करने के बाद नेगेटिव तो एक ही तरफ है, तो हम ये देखते हैं कि बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज का नंबर ज्यादा होता है। तो ये मेम्ब्रेन अब किस कंडीशन में हो गई, जो अपन ने पहले वर्ड यूज करा था, पोलराइज्ड। तो ये रीजन है इनके पोलराइजेशन का। ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड इसलिए है क्योंकि आयंस का प्रेजेंस और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का प्रेजेंस डिसाइड करता है कि मेम्ब्रेन पोलराइज होगी या नहीं होगी। और अगर वही मेम्ब्रेन कैसी हो जाए, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को पर के लिए परमिएबल हो जाए, तो फिर से वो नॉर्मल जैसी मेम्ब्रेन है वैसी हो जाएंगी, कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। और यही पोलराइजेशन अगर नहीं होता तो ये सेल को हम एक्साइटेबल सेल नहीं बोल सकते थे। ठीक है, तो नॉर्मली इस प्रॉपर्टी को ये मेम्ब्रेन हमेशा मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, देखो, एंड दस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अब यही लिखा होगा, द आयोनिक ग्रेडियंट आर मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये आपको कुछ नाम दिए गए हैं, सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयन आउटवर्ड्स and 2 potassium ion inward cell actively by the use of ATP। अब यहां देखो, ये साइड है और ये इन साइड है। ये मेम्ब्रेन किस आयन के लिए ज्यादा परमिएबल है, पोटेशियम आयन के लिए ये ज्यादा परमिएबल है। तो मतलब इधर पोटेशियम आयन को हमें ज्यादा बनाना है, नंबर ज्यादा देना है, इधर पोटेशियम आयन को ये अंदर ले आएगा। मींस हमेशा ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बिना एनर्जी के, बिना एनर्जी के। एक वर्ड और याद कर लो, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पोटेशियम इधर ज्यादा होता है, पोटेशियम क्योंकि इसके लिए ज्यादा परमिएबल है, तो पोटेशियम का जो परमिएबिलिटी होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। मींस इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कराता है इनसाइड टू आउटसाइड। ये इधर नहीं बनाना है, ये इधर होता है, क्योंकि बाहर वाले तरफ सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो हमेशा हायर टू लोअर मूव करेगा। तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर है तो अंदर जा आएगा ऑटोमेटिकली अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और क्योंकि ये मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए बहुत कम परमिएबल होती है, बाहर से अंदर नहीं आने देती, बाहर से अंदर नहीं आने देती, तो जब भी इनका मूवमेंट होगा तो ये अंदर से बाहर की तरफ होगा, क्योंकि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात होगी। तो बाहर पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम, अंदर ज्यादा, तो अंदर से बाहर जाएगा पोटेशियम, और सोडियम आता है कहां से, बाहर से अंदर, क्योंकि सोडियम का कंसंट्रेशन आयन को सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है। ये तो इनके प्रोटीन चैनल, या फिर हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हीं मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। जब भी पंप वर्ड आपके सामने आ जाए तो मतलब समझ लेना कि वो प्रोटीन एटीपी का यूज करके, किसका यूज करके, एटीपी का यूज करके आयंस का मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कराता है। अगेंस्ट का मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराता है। अब जरा आप देखो, इधर आउटसाइड सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इधर लिख रहा हूं मैं पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, लोअर टू हायर। मतलब ये जो पंप है ये अंदर से बाहर की तरफ सोडियम का मूव करवाता है बाय द यूज ऑफ एटीपी, एंड इधर बाहर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम है तो बाहर से अंदर की ओर कराता है किसका मूवमेंट, पोटेशियम आयन का। ये अगर इधर देखोगे तो इसका जस्ट अपोजिट है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। यहां देखो सोडियम आयन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, इनसाइड टू आउटसाइड। इधर क्या है, आउटसाइड टू इनसाइड है।
इधर क्या है, पोटेशियम आयन का मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड होता है, इधर क्या है, इनसाइड टू आउटसाइड है, जस्ट अपोजिट मूव कराता है बाय द यूज ऑफ एटीपी। इनमें पंप क्या करता है, यूज करता है एटीपी का, और ये हो जा कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, तभी ये मूव होता है, तभी ये मूव करा पाता है। और इनका नंबर भी फिक्स है, 3 सोडियम आयन बाहर जाता है तो 2 पोटेशियम आयन अंदर आता है। क्या होता है, 3 सोडियम आयन बाहर जाता है इस पंप के थ्रू, तो 2 पोटेशियम आयन क्या होता है, अंदर आता है। अब आप सोचो ऑटोमेटिकली 2-3 बातें अब जरा समराइज एक साथ कंक्लूड करना है। इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए कम है, मतलब पोटेशियम आयन को बाहर नहीं जाने देता, ज्यादा बाहर ज्यादा नहीं जाने देता, पहला केस। सोडियम को ये नहीं, पोटेशियम के लिए कम है कि सोडियम के लिए कम, सोडियम के लिए कम है, सॉरी ये उल्टा है, सोडियम के लिए इसकी परमेबिलिटी कम है, तो सोडियम को बाहर से अंदर बहुत कम आने देता है, पहला वजह है। तो सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा मेंटेन रहेगा। अब इधर आ जाओ, एक्टिवली भी देखो तो इनसाइड टू आउटसाइड जब एक ये पंप काम करता है तो 3 सोडियम आयन बाहर ले जाता है तो 2 पोटेशियम आयन अंदर ले आता है, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज इसके बाहर जाएंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अंदर आएगा। तो एक नेट जो मूवमेंट हुआ आयंस का, बाहर तो ज्यादा हुआ, बाहर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा गया, तो इस वजह से बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज का नंबर जो होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव वो ज्यादा होगा। डायरेक्शन इनका उल्टा है। अब आप पोटेशियम के रिस्पेक्ट में देखोगे, पोटेशियम आ तो सक रहा है, इधर आ तो यहां अंदर सकता है कि 2 पोटेशियम आयन आ रहा है, लेकिन इधर जाएगा भी तो किसके, परमेबिलिटी इनकी ठीक है लेकिन उतना भी नहीं जाएगा जितना हम यहां उम्मीद करते हैं, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अलोंग द कंसंट्रेशन जाएगा तो कंसंट्रेशन यहां अंदर जितना ज्यादा होगा उतना ही बाहर भेजेगा, तो ये तो भेज ही रहा है, तो बाहर ये भी इकट्ठा हो रहा है, सोडियम का भी नंबर ज्यादा हो रहा है, उसकी परमेबिलिटी कम है, इधर ज्यादा पंप हो रहा है, तो जो आउटकम बनता है, टोटल रिजल्ट जो बनता है वो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव इधर इनसाइड। और इनसाइड आपको एक प्रॉब्लम और दिखी है कि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होती हैं और जिसके लिए ये मेम्ब्रेन पूरी तरह से इम्परमिएबल है। तो बाहर जब पॉजिटिव हो गया तो नीचे अंदर की तरफ वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन नेगेटिव आयंस की तरह नहीं काम करेगा। तो इन मेम्ब्रेन्स की, इस मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर आपको इस वजह से मिल जाएगा पॉजिटिव और अंदर मिल जाएगा क्या, नेगेटिव, और वो गया पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन को मेंटेन करता है हमेशा अपना ये जो नर्व सेल का मेम्ब्रेन है, इस पोलराइज स्टेट को हमेशा मेंटेन करके रखता है जब तक आप कॉन्शियस हो। जैसे अभी आप कोई स्टिमुलस बॉडी से या कहीं किसी ऑर्गन से रिसीव नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका नर्व सेल रिलैक्स नहीं है, वो इसी स्टेट में बना हुआ है। और इस स्टेट को बनाने के लिए देखो एटीपी का यूज होता है, तब बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने का और नेगेटिव, एक तो परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, और ये सोडियम पोटेशियम पंप दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। और तीसरी बात जो है, इधर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं जो एक्सोप्लाज्म में ही होती हैं। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहाँ है, एक्सोप्लाज्म में है। तो ये आपको इस कंडीशन में मेम्ब्रेन हमेशा रहती है जैसा वहां अपन ने बनाया हुआ, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। ये रेस्टिंग स्टेट में आपका पूरे बॉडी का नर्व फाइबर ऐसा ही होता है, पूरे बॉडी का। अब आप जग रहे होते हो तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि बॉडी के किसी भी पार्ट्स में आपको कोई स्टिमुलस रिसीव हो और पता ना चले। ऐसा कभी होता है कि हाथ से कोई गर्म चीज छुए आपको पता चले और पैर से छुए ना पता चले? ऐसा नहीं होता। एटीपी का यूज करेगा, ये क्या है, एक तो यही आपका मॉड्यूल उठाओगे तो एक तो यही लेबलिंग कर दिया जाएगा, अनलेबल्ड है, यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप, इसको लिख दिया ए, क्या है बताओ। या आपको ऐसे लिखा जाएगा, ये पिक्चर उस तरह से नहीं है, इधर 2 एरो बना देगा, एक तरफ आपको जैसे इधर दिखाया गया सोडियम का मूवमेंट है, एक तरफ आपको पोटेशियम का मूवमेंट दिखा दिया जाएगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा आपका 3A
और इधर लिखा जाएगा 2A। वो A क्या है, या B लिख देगा, या इधर A लिखा है तो यहाँ B लिखेगा। A और B क्या है, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन है। ये ऐसा मूवमेंट इनका होता है और इस वजह से आपको एंड रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, ये as a result the outer surface of the axonal membrane possesses क्या, पॉजिटिव चार्ज। यहां देखो ये आपका पूरा एक्सॉन है, दो वर्ड है ECF और ICF। फुल फॉर्म इसका याद करो, इसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ICF का नाम याद रखो इंटर नहीं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये आउटसाइड द सेल की बात है, तो रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिलता है। और रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो -70 मिली वोल्ट होता है, ये ध्यान रखना। इधर बात करते ही रह जाओगे भाई साहब, कुछ नहीं मिलेगा। -60 टू -80 मिली वोल्ट भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। ये एवरेज वैल्यू है, एग्जैक्ट आपको वैल्यू ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है -70 मिली वोल्ट। एंड ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, ये आप ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज किधर, ऑन द इनर सरफेस। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू होती है पोटेंशियल की, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इनर सरफेस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और उसका अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। ये रेस्टिंग स्टेट की बात हो गई, खत्म। अभी भी अगर किसी को ये कंफ्यूजन है तो बोलो। और इस पोटेंशियल को बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -70 मिली वोल्ट, ठीक है।